हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो इस चैप्टर के एक्सरसाइज पोर्शन से रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी हैं। स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वुमेंस की कैसी कंडीशंस थी, वुमेंस को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, जिन वुमेंस के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उनको उनके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। जैसे कि हमने सती सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सती प्रथा बोल सकते हैं आप। देन उसके बाद हमने देखा था सती सिस्टम को या सती प्रथा को बैन कर दिया गया था 1829 में। देन उसके बाद 1859 में जो था वो आपका विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो आया था, जिसमें नॉट सॉरी 1859 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो पास किया गया था, जिसमें जो विडो वुमेन्स थी, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको शादी दोबारा करने का मौका दिया जा रहा था। मतलब वो भी शादी कर सकती थी दोबारा से। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था न्यू न्यू स्कूल्स ओपन होने लगे, बहुत सारी वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए लिखना शुरू कर दिया था। ऑर्थोडॉक्स पीपल्स के अगेंस्ट जो थी वो आवाज़ उठाई जा रही थी। तो ये सब हमने जो था वो स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब जो है हम देखेंगे गुलामगिरी क्या है। ठीक है, फिर कौन कौन से लोग जो थे वो टेम्पल्स के अंदर जो थे एंटर कर सकते थे, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स क्या थी, ये सब जो है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलामगिरी क्या है। गुलामगिरी ऐसे एक बुक है, ठीक है, जिसको ज्योतिराव फूले ने लिखा था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कॉस्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फूले। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लो कॉस्ट पीपल्स के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई जा रही थी ना, उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट लीडर कौन थे? ज्योतिराव फूले, सॉरी ज्योतिराव फूले। इनका जन्म 1827 में हुआ था। इन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा सेटअप किए गए स्कूल्स में की थी। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। क्रिश्चियंस के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, जिसमें ये था कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है वो मतलब मनाया जाए, या उनको प्रेरित मतलब इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए कि लोग अपना धर्म जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा जो स्कूल सेटअप किए गए थे, उन स्कूल्स में ज्योतिराव फूले ने स्टडी किया। जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनको पता चलता गया कि सोसाइटी के अंदर कास्ट इंजस्टिस जो है वो कितना ज़्यादा फैल रहा है, और उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये इसके बारे में अपने आइडियाज़ जो थे वो बना रहे थे, अपने अंदर आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। और ये ब्राह्मण्स के ऊपर अटैक करते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि ब्राह्मण जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ऊंचा ऊंचा मानते हैं, क्योंकि वो आर्यंस थे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को आर्यंस मानते थे। अब आर्यंस कौन थे? फूले जो थे वो ये बोलते थे कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे, यानी कि वो बाहर से आए हुए थे, विदेश से आए हुए थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडिया से नहीं थे, इंडिया के बाहर से कहीं से आए हुए थे। और उन्होंने इंडिया के लोगों को, मतलब जिनको उन्होंने इंडिया के मतलब जिन लोगों को इंडिया में आकर इन्होंने हराया, किसने? आर्यंस ने जिनको हराया, उनको इन्होंने बोल दिया कि वो कौन है? लो कॉस्ट पीपल्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या था? दोज हु हैड लिव्ड फ्रॉम हेयर फ्रॉम द बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, यानी कि जिन लोगों को उन्होंने इंडिया में आके हराया, वो इंडियन जो कि कब से वहाँ रह रहे थे, ठीक है, उनको हराया और उनको बोल दिया कि भाई ये कौन है? ये लोग तो लोअर कास्ट पीपल हैं। एज द आर्यंस एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कॉस्ट पीपल। यही बताया है कि आर्यंस ने जब अपनी डोमिनेशन जो थी वो वहाँ पे एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वहाँ पे डिफीटेड पॉपुलेशन को इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया और उनको लो कॉस्ट पीपल का नाम दे दिया। फूलों के अकॉर्डिंगली अपर कास्ट के पास कोई भी राइट नहीं था लैंड से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड। और इन रियलिटी अगर बात की जाए, वो लैंड जो थी, ठीक है, इंडिया की जो लैंड थी वो बिलोंग करती थी इंडिजिनियस पीपल से। इंडिजिनियस का मतलब हो गया वो लोग जो कि जिनका बर्थ ही उसी जगह पे हुआ है, ठीक है, वहीं के रहने वाले लोग, जिनको लो कास्ट बोला जा रहा था। फूले जो थे वो ये क्लेम करते थे कि बिफोर आर्यंस रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। फूले का ये मानना था कि आर्यन रूल से पहले वहाँ पे एक गोल्डन एज था, इंडिया के अंदर एक गोल्डन एज का पीरियड चल रहा था, जहाँ पे वॉरियर और पीजेंट जो थे, वॉरियर यानी कि जो लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते हैं, जिनको क्षत्रिय कास्ट के से बिलोंग किया गया था। तो वॉरियर और पीजेंट जो थे, किसान और योद्धास जो थे वो क्या करते थे? लैंड को टिल्ड करते थे। टिल्ड करने का मतलब होता है लैंड को इकट्ठे जोतते थे,
और वो रूल करते थे मराठा कंट्री साइड में, मराठास के गांव वाले इलाकों में, ठीक है, या फिर वहीं पे, या फिर दूर दराज के जो मराठास के कंट्री साइड गांव वाले इलाके होते थे उन पे इकट्ठे होके क्या करते थे, रूल करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास एंड अति शूद्रास शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो ये कह रहे थे कि शूद्रास और अति शूद्रास को लेबरिंग कास्ट बोला गया है, जो काम करने वाले लोग थे, और अति शूद्रास अनटचेबल, जिनको मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे वो मानते थे कि हम इनको छू नहीं सकते, अगर हम इनको छुएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो फूले बोलते थे शूद्रास और अति शूद्रास को इकट्ठे होना पड़ेगा ताकि वो इस कास्ट के जाति भेदभाव को खत्म कर सकें। उन्होंने एक एसोसिएशन जो थी वो फॉर्म की जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, ठीक है, ये एक एसोसिएशन थी जो कि फूले ने फाउंड की थी। और इस एसोसिएशन को फॉर्म करने के पीछे मोटिव क्या था कि कास्ट इक्वालिटी को प्रोपोगेट किया जाए, प्रोपोगेट यानी प्रसारित किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। ये किस चीज़ को लेके कि सभी लोग जो है वो एक समान है, कास्ट का कोई जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति जो है वो सारे एक समान है, ये वाली चीज़ें जो थी वो फैलाई जा रही थी इस एसोसिएशन के तहत। आगे क्या था, 1873 में फूले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। मतलब क्या है गुलामगिरी का, स्लेवरी, ठीक है, हिंदी में ये है, ये गुलामगिरी मतलब है इसका स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी। 10 साल पहले अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ था, लड़ा गया था सिविल वॉर। देखिए वर्ल्ड वॉर होता है, एक सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर यानी कि कंट्री के अंदर ही लड़ा जाए, और वर्ल्ड वॉर जो कि देशों के बीच में लड़ा जाता है। तो 10 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर हुआ था जिसमें अमेरिका में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। वो सिविल वॉर होने के बाद अमेरिका के अंदर से गुलामी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। फूले ने इस बुक को डेडिकेट किया है टू ऑल दोज अमेरिकन्स, यानी कि इस बुक को लिखने के पीछे क्या मतलब था कि जितने भी अमेरिकन्स हैं जिन्होंने गुलामी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये एक लिंक बना रही थी बुक के। इंडिया के अंदर भी उन छोटी जात के लोग जो थे वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो इंडिया में भी ये बुक लिखने के पीछे मोटिव ये था कि इंडिया के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी कंडीशन जो थी वो सेम टू सेम अमेरिका के अंदर ब्लैक स्लेव्स के जैसी थी, ठीक है। एक्चुअली क्या था, अमेरिका के अंदर था मतलब ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स, काले लोग और गोरे लोग बोल सकते हैं। तो एक ये वहाँ पे गोरे लोग जो होते थे ना वो ब्लैक पीपल्स को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे, उनको तंग करते थे, ऑप्रेस करते थे, ठीक है, और उनके उनके साथ मतलब भेदभाव करते थे। तो वहाँ पे काले लोगों ने, ब्लैक पीपल्स ने क्या किया, वाइट पीपल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया और अपने लिए आज़ादी वहाँ पे लाई। उसी तरह से इंडिया के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, अपर कास्ट के लोग भी उनके साथ लोअर कास्ट के लोगों के साथ इसी तरह से कर रहे थे। तो फूले ने ये बुक लिखी ताकि लोग अवेयर हो और उनको पता चले कि हमारे साथ भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और वो अपने हक के लिए, न्याय के लिए वो भी क्या करें, आवाज़ उठाएं। एज दिस एग्जाम्पल शोज, ये जो एग्जाम्पल थी वो ये बता रही थी कि फूले जो थे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और वो चाहते थे कि सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट क्या करें, लड़े। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। वो मतलब कंसर्न थे कि अपर कास्ट की वुमेन्स के साथ भी भेदभाव होता था। लेबरर्स की मिजरीज, लेबरर जो थे वो बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और लो कास्ट लोगों के साथ बहुत ही ह्यूमिलेशन हो रहा था। इन सब को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए वो चाहते थे कि ये सारे लोग इकट्ठे हों और अपने लिए क्या करें, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए क्या करें, लड़ाई लड़ें। ये जो मूवमेंट थी ना, दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स, बाय लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड ई वी रामास्वामी नायकर इन द साउथ। कहने का मतलब है कि ये जो कास्ट रिफॉर्म के लिए मूवमेंट चलाई जा रही थी ना, कि जाति भेदभाव ना हो, जाति के अंदर जो है वो चेंज लाया जाए, तो ये मूवमेंट जो थी ये 20th सेंचुरी के बीच में भी के टाइम पे भी कंटिन्यू रही, और इसको कंटिन्यू करने वाले और दलित ग्रेट महान दलित लीडर्स थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए जो कि वेस्टर्न इंडिया में थे, और ई वी रामास्वामी नायकर जो कि साउथ में इस मूवमेंट्स को चला रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1927 में अंबेडकर जो थे वो कहते थे वो आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है, इंसान है। वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी टैंक्स के पास जाएंगे, वहाँ से पानी लेंगे जैसे कि दूसरे लोग रहते हैं, क्योंकि हम भी क्या है, इंसान है। हिंदू सोसाइटी जो है वो शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स। जो हिंदू सोसाइटी है, जो हिंदू समाज है, वो सिर्फ दो मेन प्रिंसिपल्स, असूलों के ऊपर जाना जाएगा। इक्वालिटी के ऊपर, मतलब समानता के ऊपर, और दूसरा था एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म, जहाँ पे जाति का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब क्या है, हु कुड एंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स के अंदर अंदर कौन जा सकता था। ये देखिए, ये टेम्पल्स की जो है यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है,
ठीक है। ये पिक्चर जो है ये है गेटवे टू द मदुराई टेम्पल ड्रॉन बाय थॉमस डैनियल 1792। थॉमस डैनियल ने 1792 में इस पिक्चर को ड्रॉ किया था। अनटचेबल्स जो थे वो कहीं पे भी नहीं, गेट मतलब टेम्पल के किसी भी किनारे पे वो नहीं जा सकते थे, उनकी एंट्री जो थी वो बैन थी। अब अम्बेडकर जो थे वो महार फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जन्म जो था वो महार फैमिली में हुआ था। एज अ चाइल्ड जैसे ही वो बच्चे थे तो उन्होंने बहुत सारी कास्ट प्रेजुडाइजेस के बारे में अपने डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया था। जब वो स्कूल में थे तो उनको मतलब फोर्स किया जाता था कि वो क्लासरूम के ग्राउंड में मतलब क्लासरूम के ग्राउंड में बाहर जाके बैठें, और उनको अपर कास्ट चिल्ड्रन जहाँ से पानी पीते थे उन टैप से उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। जैसे ही उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया तो उनको फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप मिली ताकि वो यूएस में जाकर अपनी हायर स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट कर सकें। जैसे ही वो इंडिया वापस आए 1919 में, तो उन्होंने अपर कास्ट की पावर के बारे में उस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा। ठीक है। 1927 में अंबेडकर जो था उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की, इन विच जिसमें क्या था, महर कास्ट फॉलोअर्स जो थे यानी कि उनकी ही जाति के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया कि वो भी लोग जो है वो मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अब जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे ना, जो ब्राह्मण पुजारी थे, वो मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे कि दलित जो है वो मंदिर के उस टेम्पल टैंक से क्यों पानी पी रहे हैं, वो पानी नहीं उनको यूज़ करना चाहिए। तो ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे वो बहुत गुस्सा हो रहे थे उस टाइम पे। अंबेडकर जो थे उन्होंने 3 मूवमेंट्स चलाई टेम्पल एंट्री की, 1927 से लेकर 1935 तक। उनका मेन एम ये था इन मूवमेंट्स को चलाने का कि हर एक जो इंसान है जो कि सोसाइटी के अंदर रह रहा है वो बिना क्या कहे कास्ट प्रेजुडाइजेस के, यानी कि वो किसी भी जाति या धर्म के नाम पे उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, और सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन जो है वो बिना भेदभाव के, जाति भेदभाव के सोसाइटी के अंदर रहे। ठीक है। प्रेजुडाइजेस का मतलब होता है कि लोग मतलब बिना फैक्ट के, बिना किसी चीज़ के कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी यहाँ पे बताई गई हैं, ये टेम्पल है, यहाँ देख लीजिए। आगे है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। अब ब्राह्मण लोग तो मूवमेंट्स चला नहीं रहे थे क्योंकि उनको तो हर एक चीज़ जो थी वो इजीली अवेलेबल हो रही थी। जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे ना, जैसे कि दलित्स हो गए, शूद्रास हो गए, ये मूवमेंट चला रहे थे ताकि इनको सोसाइटी के अंदर जो है वो इज्जत मिल सके, ऊंचा दर्जा मिल सके, और ये भी सोसाइटी के ऊंचा दर्जा तो नहीं मिल रहा था इनको, बट सोसाइटी के अंदर ये भी दूसरे लोगों की तरह जी सकें। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट करेगी। जो इनिशिएटिव था, पहली कदम जो था इसका, वो उठाया गया नॉन ब्राह्मण कास्ट के द्वारा। जो यानी कि किन लोगों ने उठाया, जो लोग जो थोड़े बहुत पढ़े हुए थे, जिनके पास दौलत थी और जिनका इन्फ्लुएंस था, दबदबा था, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, उन लोगों ने क्या किया, नॉन ब्राह्मण कास्ट मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण जो थे वो क्या है, वंशज हैं आर्यन इन्वेडर्स के, जो कि नॉर्थ से आए हुए थे, और उन्होंने सदर्न लैंड्स को क्या किया था, कन्क्वेर, जीत लिया था। किन से जीता था, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, यानी कि साउथ के उन लोगों से उन्होंने साउथ की लैंड छीन ली आर्यंस ने, जो साउथ के रहने वाले लोग थे, जो इंडिजिनियस ड्राविडियन रेसिस। ठीक है। किन लोगों से छीन लिया, यानी कि जो साउथ में रहने वाले लोग थे ना, उनको इंडिजिनस ड्राविडियन रेसिस के नाम से भी जाना जाता था साउथ के लोगों को। तो साउथ के लोगों से साउथ की ज़मीन जो थी वो छीन ली किसने, आर्यन इन्वेडर्स ने, जो कि कहाँ से आए हुए थे, नॉर्थ वाली साइड से आए हुए थे। और उन्होंने ब्राह्मणिकल को भी क्या किया, चैलेंज करना शुरू कर दिया। ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे उनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एशियाटिक इन हिज अर्ली लाइफ। देखिए एशियाटिक का मतलब होता है साधु संत। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही जब वो अपनी मतलब छोटे थे तो वो तब से ही क्या है, साधु संतों की ज़िंदगी जो थे जी रहे थे, और उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली पढ़े थे। ठीक है। संस्कृत की बुक्स जो थी वो अच्छे से पढ़ी हुई थी। बाद में वो कांग्रेस के मेंबर भी बन गए, ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट सेटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस, दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। उन्होंने कांग्रेस की पार्टी इसलिए छोड़ दी जब उन्होंने ये देखा कि एक नेशनलिस्ट के द्वारा एक मेला टाइप सा जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। जिसमें क्या था, जो सिटिंग अरेंजमेंट था ना, जो बैठने का मतलब किया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था, वो था कास्ट के बेसिस पे, यानी कि अपर कास्ट के लोग आगे बैठेंगे, फिर मिडिल क्लास के पीछे, और लोअर कास्ट के जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दूर पे बिठाए हुए थे, जो कि अपर कास्ट से बिल्कुल क्या थे, डिस्टेंस में थे। तो अनटचेबल्स को बोला गया, मतलब किसने, परियर ने कन्विंस किया अनटचेबल्स को कि उनको अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और परियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी उसको फाउंड किया, और उन्होंने बोला अनटचेबल्स को कि वो जो है
अप होल्डर्स हैं ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर के, जिनको ब्राह्मण्स ने सब्जुगेट कर दिया है, यानी कि दबा दिया है। उनको अपने द्रविडियन साउथ के कल्चर को और तमिल के कल्चर को उनको ओरिजिनल तमिल कल्चर को ब्राह्मण्स ने दबा दिया है, तो उनको काम करना पड़ेगा ताकि वो इस कल्चर को वापस ला सके। और उनका ये भी मानना था परियार का कि जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उनका ये मानना है, और वो ये देखते हैं रिलीजियस अथॉरिटीज़ यानी कि जो अपर कास्ट के लोग थे ना, उनका ये मानना था कि जो ये सोशल डिवीज़न हो रही है ना, ये छोटी जात बड़ी जात अपर कास्ट लोअर कास्ट का, ये जो जितना भी डिवीज़न हो रहा है या ये जो भी इनइक्वालिटी है, ये भगवान ने कर रखी है, ये हम लोगों ने नहीं किया है। तो अनटचेबल्स को अपने आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, उनको सभी धर्मों से दूर होकर सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए उन्हें अपने सारे धर्मों को छोड़ना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद परियार ने ये भी बोला, वो मतलब हिंदू स्क्रिप्चर्स के बिल्कुल क्रिटिक थे वो, हिंदू स्क्रिप्चर्स में वो इसलिए क्रिटिक थे, जैसे कि कोड्स ऑफ मनुस्मृति जिसको बोला जाता है, फिर एंशियंट लॉ गिवर, भगवत गीता, रामायण, इन सब ये जो हिंदू बुक्स थी ना, हिंदू ग्रंथ वगैरह थे, इन सब के अगेंस्ट थे वो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्राह्मण अथॉरिटी जो है, उन्होंने इन्हीं टेक्स्ट्स का, इन्हीं बुक्स का यूज़ कर कर लोअर कास्ट का, और ये जो मैन जो हैं वो औरतों के ऊपर अपना दावा डाल के रखते हैं या बोलते हैं कि हम आपसे ऊंचे हैं, ये सारा का सारा इन टेक्स्ट की वजह से हो रहा है। ब्राह्मण जो है वो इन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं और वो बोलते हैं कि इन ग्रंथों के अंदर ये सब लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या करते थे, हिंदू बुक्स के अगेंस्ट थे, हिंदू ग्रंथों के अगेंस्ट है। ये जो assertions थे ना, did not go unchallenged. The forceful speech, writings and movements of lower caste leaders did led to rethinking and self criticism among upper caste nationalist leaders. कहने का ये मतलब है कि ये जो मतलब इल्ज़ाम बोल सकते हैं, या ये जो बातें की जा रही थी ना, ये अनचैलेंज नहीं थी, मतलब ये गलत नहीं थी। स्पीचेस की गई, लिखा गया, मूवमेंट चलाई गई लोअर कास्ट लीडर्स के द्वारा, जिसकी वजह से जो लोग थे या जिन नेशनलिस्ट लीडर थे, अपर कास्ट के जो नेशनली लीडर्स थे ना, वो भी सोचने लगे, दोबारा सोचने लगे कि कहीं हम शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी ना, उन्होंने सनातन धर्म सभा के अगेंस्ट रिएक्ट किया। भारत धर्म महामंडल जो कि नॉर्थ के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, इनके अगेंस्ट जो था वो क्या किया, रिएक्ट किया। जैसे कि बंगाल के अंदर भी ब्राह्मण सभा जो थी वो एसोसिएशन एक फॉर्म की गई थी, इन सब के अगेंस्ट वो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे वो क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज कौन हो के, वो लोग जो कि छोटी सोच के थे, जो कि मतलब चाहते नहीं थे कि बदलाव लाया जाए सोसाइटी के अंदर, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। जो ऑब्जेक्ट था इन एसोसिएशन का, मतलब जो एम था ना, ये जो एसोसिएशन फॉर्म की गई थी, इनका एम क्या था कि सोसाइटी के अंदर से, ठीक है, ये जो जाति भेदभाव चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, और डिबेट्स जो थी, स्ट्रगल जो थे, मतलब कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी और स्टिल अभी भी हमारे जो सोसाइटी है, या बोल सकते हैं अभी भी, अभी का जो भी टाइम चल रहा है, अभी भी डिबेट्स जो थी, बातचीत जो है या स्ट्रगल जो है वो चल रहा है कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बट कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं पे अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा ताकि ये कास्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जा सके। अब ये हमारा चैप्टर वैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गई थी ताकि बदलाव लाया जा सके, जैसे ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया गया था 1830 में, और इसमें क्या था, प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलिटरी एंड सेक्रीफाइस। आइडोलिटरी का मतलब होता है मूर्ति पूजन जो है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ये जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं मतलब बकरा चढ़ा दिया, जानवर किसी की बलि दे दी, ठीक है, इन सब के ऊपर बैन लगा दिया। उपनिषद्स में बिलीव करने लगे और बोला गया कि सभी लोग जो है वो किसी के भी धर्म को जो है वो क्रिटिसाइज ना करें। ठीक है, इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडल्स ऑफ रिलीजन स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। और ये क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के रिलीजन को भी क्या कर रहे थे, साथ में लेके चल रहे थे, लुकिंग, और उनके मतलब लोगों को जब बताते थे ना, तो ये हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के पॉजिटिव डायमेंशंस को भी लुक एट मतलब दिखाते थे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के भी बारे में बताते थे। तो केशव चंद्र सेन जो थे एक मेन लीडर थे ब्रह्मो समाज के। मतलब ब्रह्मो समाज में इतना याद रखिए कि मूर्ति पूजन और सेक्रीफाइसेस को बैन जो था, या बोल सकते हैं प्रोहिबिटेड करने के लिए बोला था, और बोला था कि दूसरों के रिलीजन्स में कभी भी इंटरफेयर मत करो। ठीक है, उसके बाद है डिरोजियो एंड यंग बंगाल। ये है हेनरी डेरोजियो। हेनरी लॉइस विवियन डिरोजी एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में, जो कि कलकत्ता के अंदर था ये कॉलेज, 1820s की बात है ये। प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज एंड इनकरेज हिज पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। यानी कि ये पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अपने स्टूडेंट्स को मतलब क्या करते थे, हौसला देते थे और बोलते थे कि जब भी आपको लगे कि कुछ गलत है तो आप उसके ऊपर सवाल उठाएं। और इन्होंने क्या था, एक यंग बंगाल मूवमेंट जो थी उसको चलाया था।
और इनके स्टूडेंट्स ने अटैक किया था परंपरा रीति रिवाजों के ऊपर और डिमांड की थी, मतलब ये जो घटियानुसी रिवाज चल रहे थे या ये ट्रेडिशंस थे, इनके ऊपर इन्होंने अटैक किया इनके स्टूडेंट्स ने। और इन्होंने डिमांड किया कि वुमेंस को एजुकेशन दी जाए और कंपेन्स चलाए ताकि हर एक इंसान को उसके अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकता है। उसके बाद रामाकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। तो रामाकृष्ण मिशन जो था ना, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे ये मिशन जो था वो शुरू किया था। इस मिशन के अंदर ये था कि साल्वेशन जो है, साल्वेशन मतलब होता है मतलब पूरे वर्ल्ड से अपने आप को फ्री कर देना, ठीक है। तो साल्वेशन जो था इसके आइडिया को इन्होंने मतलब फैलाना चाहा। इन्होंने बोला कि आप सोशल सर्विसेज, समाज सेवा करके आप साल्वेशन जो है वो पा सकते हैं और आपको सेल्फलेस एक्शन करना होगा, यानी कि अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में, आप सोसाइटी के बारे में सोचकर अगर आप काम करेंगे तो आपको साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब सभी चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। यही था, इसमें इतना ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद प्रार्थना समाज, तो इसको 1867 में एस्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे के अंदर। प्रार्थना समाज को इम्प्लीमेंट करने का या इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव ये था कि यही जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जाति के नाम पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इसको ख़त्म किया जाए। चाइल्ड मैरिज को, जो बाल विवाह हो रहा है, इसको अबॉलिश किया जाए। एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा मिले, इंकरेजमेंट मिले। विडो रीमैरिज के मतलब जो विधवा औरतें हैं उनको वापस शादी करनी देनी चाहिए, इसके ऊपर बैन जो लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी ये प्रार्थना समाज के अंदर किया गया था। उसके बाद था वेदा समाज। तो ये जो वेदा समाज था ये मद्रास, चेन्नई के अंदर 1864 में एस्टैब्लिश किया गया था। वेदा समाज जो था वो ब्रह्मो समाज से बहुत ज़्यादा उसने इंस्पिरेशन ली हुई थी। इट वर्क टू अबॉलिश, इसने भी जो था वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए काम किया और साथ ही साथ में वुमेंस की एजुकेशन को प्रमोट किया और साथ में विधवा औरतें जो है वो वापस शादी कर सके उसको इन्होंने प्रमोट किया। इनके मेंबर जो थे वो एक ही भगवान पे विश्वास करते थे और जितने भी अंधविश्वास की चीज़ें हैं या ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के रिचुअल जो चल रहे थे वो इसके खिलाफ थे। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको सैयद अहमद खान जी ने 1875 में अलीगढ़ में ओपन किया था। बाद में इस कॉलेज का नाम जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम मतलब रख दिया। ये जो इंस्टीट्यूशन था, या ये सबसे पहले जब ये स्कूल खोला गया ना, ये स्कूल खोला गया था, उसके बाद इसको जो है वो कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया और आज भी ये स्टिल क्या है, यूनिवर्सिटी के तौर पे के नाम पे ये चल रहा है। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर उस समय पे मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो दी जा रही थी और साथ ही साथ में वेस्टर्न साइंस के बारे में भी मुस्लिम जो लोग थे उनको पढ़ाया जा रहा था। अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वॉज नाउन हैड एन इन्यूमरस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। जो अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाई गई थी वो, उसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट रहा ना एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। उसके बाद आता है सिंह सभा मूवमेंट। तो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो थी सिख्स की, उन्होंने फर्स्ट सिंह सभा जो थी वो फॉर्म की अमृतसर में 1873 में और 1879 में उन्होंने जो ये सिख रिफॉर्म एसोसिएशन थी या ऑर्गेनाइजेशन थी लाहौर में, इन्होंने 1879 में फॉर्म किया। सबाज टू रीड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब जो सिखिज्म जो मतलब अंधविश्वास पे यकीन कर रहे हैं, इससे उनको छुटकारा मिले। कास्ट डिस्टिंक्शन, जो भी जाति के नाम पे भेदभाव हो रहा है और जो भी नॉन सिख प्रैक्टिसेस की जा रही हैं देख रहे हैं, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए ये एसोसिएशन इन्होंने बनाए। इन्होंने सिखों के अगेंस्ट एजुकेशन जो था उसको प्रमोट किया। इवन मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस के साथ सिख टीचिंग जो थी वो लोगों को दी। खालसा कॉलेज जो है ये अमृतसर के अंदर एस्टैब्लिश किया था 1892 में सिंह सभा मूवमेंट्स के लीडर्स के द्वारा। उसके बाद ये एल्सवेयर में आ जाता है ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ज्योतिराव फूले ने एस्टैब्लिश किया था एक कनेक्शन उनकी बुक में, गुलामगिरी बिटवीन कास्ट ऑपरेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। यानी कि इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा था, जो दबाया जा रहा था जाति के नाम पे लोगों को, और अमेरिका में जो गुलामी की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही थी, ठीक है। ये कनेक्शन जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच के लोगों के बीच में कनेक्ट करता है। और ये सिस्टम था क्या स्लेवरी का। तो जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स जब वो अफ्रीका के अंदर जाते थे 17वीं सेंचुरी में, तो वो वहाँ से क्या करके लाते थे, ट्रेड इन स्लेव्स बिगेन। यहाँ पे वो व्यापार करने लगे थे किसका, गुलाम का। ब्लैक पीपल जो थे उनको कैप्चर किया जाता था और उनको अफ्रीका से अमेरिका में लाया जाता था और उनको वाइट प्लांटर्स को सौंप दिया जाता था या बेच दिया जाता था। प्लांटर्स यानी कि प्लांटेशन क्या है, वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि एक ही फील्ड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फसलें जो थी वो उगाई जाती थी ताकि पैसा कमाया जा सके। तो उनको वाइट प्लांटर्स को बेच दिया जाता था और वो वहाँ पे कॉटन का काम करते थे और दूसरी तरह की प्लांटेशन जो थे वो करते थे, ठीक है, कहाँ पे, यूएस में। उसके बाद इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्गर्स, और उन प्लांटेशंस में उनको बहुत लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो था उनको काम करना पड़ता था और अगर कभी वो गलत काम कर देते थे तो उनको मारा भी जाता था और टॉर्चर भी किया जाता था। बहुत सारे पीपल जो थे वाइट एंड ब्लैक वो क्या करते थे,
अपोज करते थे स्लेवरी को, ठीक है, और वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते थे। इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता था, तो जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था वो 1776 में स्टार्ट हो गया था। सी योर डिक्लेरेशन अमेरिकन्स, डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या किया गया था, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था और लोगों को बोला गया था क्या क्या आप अपनी अपनी ही लैंग्वेज जो है उसको समझते हैं कि नहीं। फिर अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने क्या बोला कि स्लेवरी जो है हैड डन सो फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की ही है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नाम की दी हुई है। लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप अपनी जो है इक्वालिटी के लिए लड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, ठीक है, और ये इसको यहाँ से कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ये क्या किया है, राइट दिया, इसलिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया और लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। ये स्लेव्स की यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, यूएस के अंदर 1856 में। हेयर आर यू पोटेंशियल बायर्स एग्जामिन ऑन अफ्रीकन स्लेव्स एंड ऑक्शन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अफ्रीका के स्लेव्स को एक ऑक्शन जो है वो लगाया है, नीलामी यहाँ पे चल रही है और लोगों को खरीदा जा रहा है। तो आपका आज का चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।